नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त बड़ौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी कार्यालय की आगजनी की घटना और उस घटना से पहले सतनामी समाज के पवित्र तीर्थ गिरधपुरी धाम से 5 किलोमीटर दूर अमर गुफा में जैत खाम को क्षति पहुंचाने वाले मामले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक जांच दल बनाया है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, बावजूद इसके अलग से जांच दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के काउंटर अटैक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपनी सरकार होने के बावजूद अलग से एक जांच दल बनाया है, जिसमें 2 मंत्रियों के अलावा 5 पूर्व विधायक शामिल हैं। इस मामले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की भूमिका को लेकर जो सबसे बड़ा प्रश्नवाचक निशान लगाया जा रहा है, वह हमें ढेर सारे फोटो और ऐसे अपडेट्स मिल रहे हैं जिन्हें आम जनता की ओर से हमसे साझा किया जा रहा है। मैं एक बार फिर उसी विषय पर आ रहा हूं जिस पर हमने बीते 3 दिनों में कुछ वीडियो बनाए हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने इस वीडियो को देखा। अब एक ताजा वीडियो आया है देवेंद्र यादव का, ये कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि आगजनी की घटना के कुछ देर पहले तक देवेंद्र यादव जो मौके पर मौजूद थे, उनके अगल बगल आसपास लाल गमछा और टीका लगाए हुए जो लोग मौजूद थे। आमतौर पर इस तरह के टीके सतनामी समाज के कार्यक्रम में नहीं लगाए जाते। लाल गमछा और लाल टीका लगाए हुए जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही थी, उसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई है। ऐसी ही ढेर सारी तस्वीरें हैं जो संदिग्धों की तस्वीर बताई जा रही है, जो आगजनी की घटना में शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इनमें से कई लोगों की तलाश चल रही है। कई मोबाइल नंबर बंद हैं, उन बंद मोबाइल से फरार लोग कहां गए हैं, इसे लेकर पुलिस की 12 टीमें अलग अलग दिशाओं में उनकी तलाश कर रही है। एक तो जांच पुलिस की ओर से हो रही है, दूसरी न्यायिक जांच हो रही है जिसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज सीपी वाजपेयी शामिल हैं। तीसरी जांच कांग्रेस अपनी ओर से कर रही है, कांग्रेस की ओर से 7 सदस्यीय टीम बनाई गई है। चौथा, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक जांच समिति बना दी है। ऐसी अलग अलग जांचों से क्या निकल कर आएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस मामले में सबसे ज्यादा संदिग्ध बने हुए देवेंद्र यादव पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि घटना के थोड़ी देर पहले ही देवेंद्र यादव वहां से निकलते हैं और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। देवेंद्र यादव के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ये मानना था कि कुछ लोग नागपुर से आए थे। इसके अलावा बाकी भी कुछ ऐसी बातें की गई जो उनके लिए आवश्यक थी। राजनीति में इस तरह की बयानबाजी तो होती रहती है। देवेंद्र यादव अपने बचाव में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से मीडिया से बातचीत करते हुए उनमें हमिंग आ जा रही है, बॉडी लैंग्वेज को समझने वाले अच्छी तरह समझ रहे हैं कि देवेंद्र यादव किस तरह से पशोपेश में हैं। उनकी परेशानी उनके चेहरे में साफ तौर पर देखी जा सकती है। घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र यादव की भावभंगिमा कैसी थी, चंद सेकंड में आप गौर करें। जनता की सेवा के लिए बने हैं, ना कि जनता को मिसगाइड करने के लिए बने। रूप शासन प्रशासन को आगे कार्रवाई करनी थी, उसमें वो नाकामयाब रहा। शासन प्रशासन की गलती के कारण कितने लोगों को समस्या हुई। स्थानीय जो बड़ौदा बाजार के लोग हैं, बहुत सारे लोग उस पूरे जो हिंसा हुई उसके चपेट में आए। वैसे ऐसी भावभंगिमा में देवेंद्र यादव को पहली बार नहीं देखा जा रहा है। कोल स्कैम मामले में भी आरोपी हैं। बीते मार्च महीने में जब उनकी हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज हो गई, अग्रिम जमानत उन्होंने लगाई थी, तमाम मंचों पर जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो इस मामले में देवेंद्र यादव के ऊपर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बड़ौदा बाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय की आगजनी हिंसा वाले मामले से कहीं अलग देवेंद्र यादव की भूमिका कांग्रेस के लिए फंड जुटाने वाले व्यक्ति के रूप में भी कई बार देखी गई है। अप्रैल 2022 में खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव था। उस समय कांग्रेस की भूपेश बघेल वाली सरकार थी। माहौल बनाना था, कुछ राम भक्ति का संदेश देना था, ये बताने की कोशिश करनी थी कि कांग्रेस भी राम के साथ है। इसलिए कवि कुमार विश्वास का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के लिए बाकायदा कोल घोटाले के प्रमुख आरोपी सूर्यकांत तिवारी के माध्यम से 35 लाख रुपए देवेंद्र यादव के द्वारा वसूले गए। ये आरोप ईडी की ओर से कोर्ट के सामने
प्रस्तुत किए गए हैं। उस पुराने मामले की चर्चा आज इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसी कोल घोटाले मामले में 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इस मामले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के अलावा सौम्या चौरसिया, 2 पुराने IAS रानू साहू और समीर बिश्नोई भी जेल में हैं। इतने लंबे समय जेल में रहने के बाद अब धीरे धीरे कुछ बड़े राज उगले जा रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो केंद्रीय एजेंसी ED ही इस मामले में भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के बाद ED के अलावा ACB और EOW की भी एंट्री हो गई, जिससे हुआ ये कि जेल में बंद इन आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। ऐसी ही पूछताछ के नतीजे सामने आने लगे हैं। बिलासपुर से हेमंत जायसवाल और कोरबा से चंद्र प्रकाश जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। सूर्यकांत तिवारी ने कुछ नए राज उगले हैं। काफी लंबे समय से जेल में बंद हैं, इसलिए परेशान होकर उन बातों को बताया जा रहा है जिन्हें छिपाने की कोशिश हो रही थी। इस मामले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के अलावा अन्य कांग्रेस के पुराने पदाधिकारी जेल से बाहर हैं। ये जेल से क्यों बाहर हैं, इस बारे में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन हमारे पास जो पुख्ता इनपुट आ रहे हैं उसके अनुसार कई सफेद पोशों के गिरेबान पर बहुत जल्द ही कानून का शिकंजा मजबूत होने वाला है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल स्कैम मामले में 540 करोड़ रुपए की जो अवैध वसूली की गई, प्रति टन 25 रुपए कोयले के परिवहन से वसूली की जाती थी। इसके लिए जमीन तैयार की गई 15 जुलाई 2020 को। तारीख आप गौर कीजिएगा, कोरोना का संक्रमण काल का दौर था, जिस वक्त मोटे तौर पर शासकीय कार्य बंद हो चुके थे, आम जनजीवन प्रभावित होने लगा था, लॉकडाउन की स्थिति थी। ऐसे माहौल में चुपचाप IAS समीर बिश्नोई ने कोयले के परिवहन के ऑनलाइन सिस्टम को ऑफलाइन कर दिया, यानी ऑफलाइन करने के बाद माइनिंग डिपार्टमेंट से परिवहन के लिए NOC को अनिवार्य कर दिया गया। गौर करने की बात यह भी है कि उस समय माइनिंग मिनिस्टर कोई और नहीं बल्कि भूपेश बघेल खुद थे। IAS समीर बिश्नोई शासन के क्या बिना अनुमति के या उनके नियमों की अनदेखी कर इतना बड़ा आदेश कर सकते थे? जाहिर तौर पर बिना भूपेश बघेल के नॉलेज के उस समय ऐसा संभव ही नहीं था। लेकिन उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसके बाद माइनिंग ऑफिस में लाइन लग गई। परिवहन करता जब माइनिंग ऑफिस जाकर NOC की मांग करने लगे तो उन्हें बताया गया कि सूर्यकांत तिवारी और उनकी टीम को आपको 25 रुपए प्रति टन परिवहन का देना होगा। इस तरह से एक फिगर तैयार हुआ 540 करोड़ का। 2020 से लेकर 2022 के बीच जैसे ही पैसों की आवक शुरू हुई, बड़ी मात्रा में अरबों रुपए वसूले जाने लगे, तो यहाँ देवेंद्र यादव जैसे ऐसे विधायक की एंट्री हुई जो भिलाई के विधायक हैं, लेकिन उन तक भी पैसे पहुंचे। 3 करोड़ का फिगर फिलहाल बताया गया, हो सकता है रकम इससे ज्यादा भी हो। ED ने जो कोर्ट को बताया है वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इस तरह से देवेंद्र यादव और अन्य लोग आरोपी बनाए गए। इतना ही नहीं, पैसे इतने ज्यादा आ रहे थे कि कांग्रेस के कई पदाधिकारियों तक भी पैसे पहुंचने लगे, जिनका नाम ED ने अपने आरोप पत्र में प्रस्तुत किया है। ED की ओर से ढेर सारे खुलासे किए गए, बहुत संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी जाती है। लेकिन इस मामले में निखिल चंद्राकर के बारे में ED का कहना था कि निखिल चंद्राकर मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी का करीबी सहयोगी है। उसने अपने बयान में कहा है कि डायरी में D यादव के नाम से एंट्री भिलाई के वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव से संबंधित है। यह भी बताया कि खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान जो कैश दिया गया उन्हें पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के घर के पास नवाज नाम के व्यक्ति के जरिए सौंपी गई। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के कुख्यात कोल घोटाले के आरोपियों के बारे में जानकारी के बाद सौम्या चौरसिया की भूमिका के बारे में जानकारी दूंगा। 540 करोड़ के कोल स्कैम मामले के प्रमुख आरोपियों में सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, रानू साहू, निखिल चंद्राकर के अलावा कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता RP सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू आरोपी हैं। इसमें नारायण साहू और पीयूष साहू दोनों ही सूर्यकांत तिवारी के स्टाफ रहे हैं। 540 करोड़ के कोल घोटाले में ED ने निलंबित IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर बिश्नोई, माइनिंग डिपार्टमेंट के JD SS नाग और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। 6 लोगों को शुरुआत में गिरफ्तार किया था, 2 जायसवाल बंधु अभी हाल में ही गिरफ्तार किए हैं। इनसे कुछ बड़े राज सामने आने वाले हैं। कोल स्कैम के प्रमुख आरोपी निखिल चंद्राकर की ओर से एक WhatsApp ग्रुप का नाम आ रहा है, उसका नाम है
दुरुक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल थे। कोल स्कैम के लेन देन के लिए बनाए गए इस ग्रुप के बारे में निखिल चंद्राकर का ईडी को कहना था कि दुरुक ग्रुप नामक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई व्हाट्सएप चैट के साथ देवेंद्र यादव के नाम पर की गई नगद प्रविष्टियां की गई थी, जिसमें रजनीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर और रोशन सिंह सदस्य हैं। इस ग्रुप में राशि सौंपने के बाद वास्तविक समय के अपडेट के लिए व्हाट्सएप पर एक संदेश छोड़ते थे और बाद में रजनीकांत तिवारी अपनी हस्तलिखित डायरी में से नोट कर लेता था। इसी डायरी में कई सफेद पोस्ट लोगों का नाम दर्ज था। अब बात सौम्या चौरसिया की। कोल घोटाले मामले की प्रमुख आरोपी सौम्या चौरसिया 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, जेल में बंद है। 2 IAS भी जेल में बंद है। जेल के अंदर बंद होने के बाद काफी मंथन चिंतन भी हुआ होगा, ढेर सारी बातें हुई। जिस तरह से सौम्या चौरसिया का रंग रूप जेल में रहकर बदल गया है, जिस तरह से उनके हाव भाव तेवर के अलावा सत्ता परिवर्तन के बाद उनके लिए जो विषम हालात बन गए हैं, उनकी 22 से ज्यादा संपत्तियां अटैच कर दी गई है, करोड़ों की बरामदगी हुई है। बावजूद इसके सौम्या चौरसिया फिलहाल अपने आकाओं का नाम नहीं लेना चाह रही है। ऐसे में समझने वाली बात है कि आखिर सौम्या चौरसिया का जब इतना ब्राइट फ्यूचर था, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी, मुख्यमंत्री की उप सचिव बन गई थी, तो उन्हें अलग अलग अपराध करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इसका साफ कारण यह था कि सौम्या चौरसिया को मुख्यमंत्री कार्यालय की उप सचिव बनाया इसलिए गया था कि वो ऐसे ही गलत कामों को अंजाम दे सके। वैसे सौम्या चौरसिया के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में उनके 2 जुड़वा बच्चों को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और समझने की कोशिश की। उसमें सौम्या चौरसिया के बारे में मैं काफी कुछ बता चुका हूं, आज उस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कोल घोटाले से जुड़े हुए कुछ जो नए अपडेट्स आ रहे हैं, वहां से ये पता चल रहा है कि जांच की आंच पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच रही है। अभी तक उनके करीबियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन भूपेश बघेल की इसमें क्या भूमिका थी, इसके राज एक एक कर सामने आ रहे हैं। सौम्या चौरसिया के माध्यम से वसूली होती थी, इतना तो तय हो चुका है, लेकिन ये वसूली की रकम क्या सौम्या चौरसिया सिर्फ अपने लिए रखती थी? सामान्य आदमी भी समझ सकता है ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। माइनिंग मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोल घोटाले मामले में साफ तौर पर भूमिका नजर आ रही है, लेकिन उनकी संलिप्तता कितनी गहरी है, इसे पुष्ट करने के लिए ईडी के अलावा ACB और EOW की एजेंसियों ने कुछ अलग ढंग से काम करना शुरू किया है। कुछ नए लोगों से जो पूछताछ चल रही है, उनकी जानकारी हमारे पास भी है, लेकिन जो प्रमाणिक जानकारी होगी वही मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल इस मामले में देवेंद्र यादव और उनके साथियों के विरुद्ध बहुत जल्दी गाज गिर सकती है। बलौदाबाजार SP और कलेक्टर कार्यालय की आगजनी वाले मामले में देवेंद्र यादव पहले से ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कोल घोटाले वाला पुराना मामला भी उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसी ढेर सारी जानकारियां जिसे आपको जानना समझना जरूरी है कि हमारे आसपास कैसे सफेद पोश लोग जो हमारे रहनुमा बनने का दावा करते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं, हमारे समस्याओं की गारंटी बनकर प्रस्तुत होते हैं, लेकिन जब कई चेहरे इस तरह से बेनकाब होते हैं, लालच के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जिस तरह से नीति, सिद्धांत, नैतिकता, सारी बातें बेमानी हो जाती है। ऐसी बदसूरत तस्वीर जब राजनीति में सामने आती है तो आम लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं राजनीति से खट्टा हो जाता है। लोग इस बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।